मेरा नाम अस्मा है और मेरे शौहर का नाम मुनीब था। हमारी ज़िंदगी बहुत सीधी-सादी मगर बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों के दरमियान एक ऐसी समझदारी और मान का रिश्ता था जो अल्फाज में बयान करना आसान नहीं था। शादी आम तरीके से हुई थी, यानी अरेंज मैरिज, लेकिन हमारे दरमियान मोहब्बत वक्त के साथ खुद पैदा हो गई थी। एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठाने का जज्बा हम दोनों के अंदर था। वो कभी मुझसे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करता था और मैं भी उससे कोई बड़े-बड़े ख्वाब नहीं मांगती थी। हमारी खुशी बस इतनी थी कि घर में सुकून रहे, बच्चे खुश रहें और इज्जत से ज़िंदगी गुजर जाए। हमारे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक छोटा बेटा जो सबसे प्यारा था। मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे चेहरे पर जवानी और ताजगी बाकी थी। लोग अक्सर कहते थे, तुम 3 बच्चों की माँ लगती ही नहीं हो। मेरा शौहर मुनीब एक सीधा साधा मगर ईमानदार आदमी था। उसकी शक्ल अच्छी थी मगर कुछ खास नहीं थी, मगर दिल के सच्चे लोग हमेशा खूबसूरत ही लगते हैं। दूसरी तरफ मेरा देवर बेहद खूबसूरत था। उसकी आंखों में चमक और बातों में नरमी थी, जबकि मेरी देवरानी के नकोश मुनासिब थे और उसका वजन कुछ ज्यादा था। लेकिन उसके शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत समुंदर की तरह गहरी थी। उन दोनों के दरमियान ऐसी दोस्ती थी जो हर बात में झलकती थी। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ मशवरा करते, हंसते, बोलते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हम सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन घर में 2 हिस्से थे। किचन अलग अलग थे। मेरा किचन घर के अगले हिस्से में था और देवरानी का किचन पिछले हिस्से में। हम दोनों के दरमियान ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, मगर एक एहतराम कायम था। अगर मैं कोई अच्छी चीज़ बनाती, जैसे कीमा, बिरयानी या खीर, तो देवरानी और देवर के लिए प्लेट निकाल एक तरफ रख देती। वो भी ऐसी ही थी। कभी उसके किचन से पराठों की खुशबू आती और वो एक प्लेट मेरे लिए रख देती। घर का सहन एक ही था, इसलिए कपड़े हम एक ही जगह धोते और सुखाते थे। बच्चे सबके एक साथ खेलते, शोर मचाते थे और उनकी हंसी से घर भरा रहता था। जिंदगी के वो दिन जैसे सुकून का ज़माना थे। सुबह उठ के बच्चों को तैयार करना, शौहर के लिए नाश्ता बनाना और फिर अपना किचन संभालना, सब कुछ तरतीब से चलता था। शाम को मुनीब घर आता तो चाय बनाती, बच्चे उसके पास बैठ जाते और मैं एक तरफ से देख के मुतमईन हो जाती कि मेरा घर भरा हुआ है, मेरा शौहर मेहनती है, मेरे बच्चे सलामत हैं और मैं उन सबकी खिदमत कर रही हूँ। मेरे लिए यही खुशी थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए मेरा मैका नहीं था। ना कोई भाई था ना बहन। कभी कभी दिल चाहता कि कोई हो जिससे बात कर सकूं, अपने दिल की बातें बांट सकूं, मगर फिर बच्चों को देख के दिल संभल जाता और यही सोचती कि अब मेरा सब कुछ यही है। दूसरी तरफ मेरी देवरानी का मेका बहुत मजबूत था। वो अक्सर अपने मैके जाती थी, कभी माँ से मिलने, कभी बहन के यहाँ किसी फंक्शन में जाने, तो कभी किसी बीमारी के बहाने में। मैं दिल ही दिल में सोचती कि काश मेरा भी कोई मैका होता, लेकिन फिर अपने हाल पे शुक्र अदा करती, क्योंकि मेरा शौहर मेरे साथ था, उसकी इज्जत थी और ये सब कुछ किसी नेमत से कम नहीं था। कभी कभी देवरानी कुछ ऐसी बात कह देती जो दिल को लगती थी। जैसे वो कह देती कि तुम्हें तो ज़्यादा फिक्र नहीं होती, तुम्हारे तो अपने कोई नहीं है। या फिर कभी ये कह देती कि तुम ज़्यादा अच्छा खाना क्यों बनाती हो, इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है। मैं खामोश रहती थी क्योंकि मैं बड़ी थी और मेरे लिए सुकून सबसे अहम था। मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी किस्म की तलखी पैदा हो, इसलिए मैं दरगुजर कर जाती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिन किस तरह सब कुछ बदलने वाले हैं। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बल्कि इस घर के सुकून को भी हिला के रख देना था। उस वक्त मैं ये सब सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी दुनिया मुकम्मल है और मेरे हिस्से का सुकून मेरे घर की दीवारों में बसा हुआ है। मुझे ये एहसास तक नहीं था कि कभी इन्हीं दीवारों के अंदर मेरी आंखों से नींद और दिल से इत्मीनान छिन जाएगा। मेरे देवर का नाम अजीज था, जो बहुत अच्छा इंसान था। मेरे बाबा एक बड़ी अजीब सी बात किया करते थे, जिससे मैं उस वक्त राजी नहीं थी, लेकिन अब मुझे भी लगना शुरू हो गया था कि शायद ऐसा ही होता। लोग कहते हैं इस दुनिया में खूबसूरत लोग मगरूर होते हैं, मगर मेरे बाबा कहते थे कि जो शक्ल का खूबसूरत होता है वो दिल का भी अच्छा होता है। मैं तब उनकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी, मगर वक्त ने मुझे ये सच समझा दिया। मेरा देवर अजीज शक्ल का बेहद खूबसूरत था। उसके नक्श नहायत दिलकश थे और वो जहाँ भी जाता लोग उसकी तारीफ के बगैर रह नहीं पाते थे। लेकिन असल बात यह है कि वो दिल का भी बहुत अच्छा था। उसके अंदर एक नरमी थी, एक सच्चाई थी और एक ऐसी मोहब्बत थी जो हर रिश्ते में झलकती थी। मेरा शौहर मुनीब शक्ल का ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। उसके चेहरे के नक्श आम से थे और शायद इसी वजह से उसका दिल भी ज़्यादा लोगों के लिए नरम नहीं रहता था। वो जल्दी गुस्से में आ जाता था, उसे मामूली बातों पर तकरार हो जाती थी।
और बाज़ औक़ात घर में माहौल थोड़ा तल्ख़ भी हो जाता था। मैं अक्सर उसे समझाती थी कि ज़िंदगी में सुकून सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन वो अपनी तबीयत के हाथों मजबूर हो जाता था। इसके बावजूद मैं उसकी इज़्ज़त करती थी क्योंकि वो मेरे बच्चों का बाप था और मेरी ज़िंदगी का साथी था। देवरानी लाइबा के 2 बेटे थे। बेटी उसके यहाँ अभी तक हुई नहीं थी और अज़ीज़ को बेटियाँ बहुत पसंद थीं। उसे लगता था कि बेटियाँ घर की रौनक होती हैं। वो अक्सर कहता था कि बेटियों के कदमों में बरकत होती है। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई उस वक्त अज़ीज़ की शादी भी नहीं हुई थी, और जब उसे खुशखबरी मिली तो वो घर में सबसे ज़्यादा खुश था। उसने कहा था कि आज मेरा दिल ऐसा हल्का लग रहा है जैसे मुझे अपनी बेटी मिल गए हो। मेरी बेटियां भी उसको बेहद चाहती थीं। वो उसे चाचू चाचू कहती हुई उसके गले लग जाती थी, और अजीज़ भी अपने बेटों से ज़्यादा मेरे बच्चों से प्यार करता था। वो अक्सर कहता था उसे दुआ है कि उसके घर भी बेटी पैदा हो जाए ताकि वो भी खुशी महसूस कर सके जैसे मेरी बेटी के पैदा होने पर हुई थी। दूसरी तरफ मेरा शौहर बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं करता था, उसे बेटियों से ज़्यादा लगाव था। वो कहता था बेटे सहारा होते हैं, नस्ल बढ़ाते हैं और मुश्किल वक्त में बाप का हाथ पकड़ते हैं। अजीज़ उसकी बात सुन के मुस्कुरा देता और कहता सहारा तो हर इंसान को मिल जाता है, लेकिन जो मोहब्बत बेटियां अपने बाप को दे सकती हैं वो कोई नहीं दे सकता। दोनों कभी कभी बैठ के इस मौजू पे बहस करते थे। मेरा शौहर उसे कहता था तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे 2 बेटे हैं, अल्लाह करे तुम्हारा तीसरा बच्चा भी बेटा ही हो जाए। अजीज़ इस बात पे कहता था तुम ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, अगर तुमने उनकी अच्छी परवरिश कर ली तो तुम बख्शे जाओगे। लेकिन ज़िंदगी में किसी को नहीं पता होता कि कब कौन सी आजमाइश दरवाजे पे आ खड़ी होगी। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे शौहर का आखिरी वक्त इतना करीब है। एक दिन एक आम सा दिन था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा घर कुछ लम्हों में वीरान होने वाला है। एक ट्रैफिक हादसा, वो ट्रैफिक हादसा जिसकी खबरें आए दिन सुनाई देती थीं, उस हादसे ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, वो मुझसे दूर चला गया, मेरे बच्चों का साया उठ गया और मेरी दुनिया अंधेरे में बदल गई। मेरी बेटियां और मेरा बेटा यतीम हो गए और मैं इस सदमे में डूब गई कि अब मुझे किसके सहारे रहना है। कफन दफन के सारे मामलात अजीज ने खुद देखे। वो खुद टूटा हुआ था, उसके चेहरे की हालत देख के लगता था जैसे उसकी रूह निकल गई हो। वह हर एक से यही कहता फिर रहा था कि मैं फिर से यतीम हो गया हूँ, क्योंकि बड़ा भाई मेरे लिए बाप से बढ़ के था। उसके बगैर हमारा घर खाली पड़ गया, जैसे उसकी दीवारों में से जिंदगी निकल गई हो। मेरे शौहर को इस दुनिया से गए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। अभी भी घर में गम की लहर मौजूद थी। रातें कटती नहीं थीं, दिन टूटे हुए गुजर रहे थे। एक दिन मैंने अपनी देवरानी लाइबा की आवाज़ सुनी। वो अजीज़ से कह रही थी कि अब उनका क्या करना है। उसका लहजा मुझे अंदर तक चुभ गया। मुझे नहीं पता अजीज़ ने क्या जवाब दिया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मज़ीद सुन सकूं। मैं अपने कमरे में आके बैठ गई और सोचने लगी कि वाकई अब हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे रहेंगे। घर तो दोनों भाइयों का था, लेकिन किचन अलग था, और किचन का मतलब होता है कि खाना पीना जो मेरे शौहर की कमाई से चलता था। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी, किस दरवाजे पे जाऊंगी। अभी तो 2 हफ्तों से हम देवरानी के साथ ही खा पी रहे थे, जो उसके घर में बनता था वही हमारे हिस्से में भी आ जाता था। लेकिन कब तक ऐसा चल सकता था। मैं बिस्तर पर बैठी अपने हाथों को देख रही थी और सोच रही थी कि अब मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए भी जीना है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था, और ना ही इसके आसार कहीं नजर आ रहे थे। मेरे दिल पे एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ बहुत भारी मेरे सीने पे रख दिया गया हो, और मैं किसी से ये बोझ बयान भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिसका दुख जितना बड़ा होता है वो अक्सर खामोश हो जाता है, और मैं भी अब इसी खामोशी का हिस्सा बनने लगी थी। मेरी देवरानी ने जो सवाल किया था उसका जवाब अजीज ने ये दिया कि अभी भाभी की इद्दत चल रही है, तुम इस तरह की बातें ना करो। उसे बड़े तहम्मुल से मगर मजबूत लहजे में बात की थी, और वाकई मेरी इद्दत चल रही थी। मेरा हर दिन और हर रात इसी दुख और सुकून के बीच गुजरता था। दुख इस बात का कि मेरा घर टूट चुका था, और सुकून इस बात का कि शरीयत ने इस इद्दत के पर्दे में मुझे कुछ वक्त दिया था कि मैं रो सकूं, संभल सकूं और अपनी सांसों को दोबारा तरतीब दे सकूं। मेरी इद्दत मुकम्मल होने में 10 दिन रह गए थे, और इन्हीं दिनों में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे पूरे वजूद में जैसे हलचल मचा दी। हमारे ख़ानदान के एक बड़े, जो हमारे ससुराल वालों में से सीनियर थे, अजीज़ के चाचू, वो एक दिन हमारे घर आ गए, और उनकी आमद हमेशा किसी अहम बात की तरफ इशारा करती थी। अजीज़ ने उनको सलाम किया और एहतराम से बाहर सहन में बिठाया, और मैं खिड़की के पास ही खड़ी हो गई। मैंने कभी उनकी गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन आज दिल बेचैन था, और मैं अपने आप को खिड़की से झांकने से रोक नहीं पा रही थी। वो तकरीबन 1 घंटे तक अजीज़ से बातें करते रहे। दोनों के चेहरों के तासुरात संजीदा थे, बातें शदीद अहम लग रही थीं।
میں مسلسل سوچتی رہی کہ ایسی کون سی بات ہے جو اتنی دیر تک وہ دونوں کر رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی بھر گئی، اور جب وہ چلے گئے تو میں دیر تک ایک ہی جگہ کھڑی رہی۔ بس اتنا جانتی تھی کہ وقت کچھ نیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب عدت مکمل ہو گئی تو عزیز نے انہی چاچو کو دوبارہ گھر بلایا۔ اس بار ماحول پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سب گھر والے سامنے بیٹھے تھے۔ لائبہ بھی وہیں موجود تھی۔ اس کے چہرے پہ پریشانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں کونے میں بیٹھی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ عزیز نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے ایک فیصلہ سنا دیا، وہ فیصلہ جو میری زندگی کے اگلے راستے کا تعین کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ گھر میرے بھائی نے بنایا تھا، اس گھر میں اس کا حصہ موجود ہے۔ ہماری زمینیں بھی مشترک تھیں اور ان زمینوں سے جو آمدن ہوتی تھی وہ بھی دونوں بھائیوں کی تھی۔ اس نے میرے بارے میں کہا کہ اس کی بھابھی یعنی میں اب اکیلی رہ گئی ہوں، 3 بچے میرے ساتھ ہیں اور مجھے سہارا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھے مشورہ دیا گیا ہے کہ میں اپنی بھابھی سے نکاح کر لوں تاکہ وہ اسی گھر میں رہ سکیں، بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے اور میں جو ان کا چاچو ہوں ان کا باپ بن کے ان کی پرورش کر سکوں۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا ہے اور میں اس مشورے پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں ٹک ٹک کرتے رہے۔ میں حیران تھی کہ وقت نے میرے لیے یہ موڑ رکھا تھا۔ لائبہ تو مجھ سے بھی زیادہ حیران تھی۔ اس کے چہرے پر وہ روک سا اتر آیا جو ایک عورت پر اس وقت اترتا ہے جب اسے لگے کہ کوئی اس کے حصے میں آنے والا ہے۔ خاندان کے بڑے یعنی چاچو نے اس فیصلے کی بھرپور حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اسما صرف منیب کی بیوی ہی نہیں بلکہ اب اس گھر کی بیٹی بھی ہے، وہ خاندان سے ہے۔ اگر وہ 3 بچوں سمیت باہر چلی گئی یا کہیں اور شادی کر لی تو وہ یوں دربدر ہو جائے گی، اس کی بیٹیوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی، اور ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی بیٹی یوں مشکل میں پڑ جائے۔ خاندان نے فیصلہ سنا دیا، عزیز نے بھی اپنا فیصلہ سنایا، اور سب کچھ جیسے ایک ہی سانس میں طے ہو گیا۔ لیکن جب سب لوگ چلے گئے تو عزیز کے کمرے سے جھگڑے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ لائبہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ وہ کیوں برداشت کرتی؟ اس کا شوہر اس کا تھا، وہ کیوں کسی دوسری عورت کے ساتھ اسے بانٹتی؟ اس کی تکلیف حقیقی تھی اور قابل فہم تھی، مگر عزیز کے لہجے میں سختی بڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس کے الفاظ سخت تھے مگر وہ اپنے بھائی کے بچوں کے لیے اپنے آپ کو اسی راستے پہ کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ گھر کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ لائبہ بولتی رہی، سمجھاتی رہی، اس نے اپنے میکے والوں کو بھی بات پہنچائی۔ ان کے گھر سے بھی سوال اٹھنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، دوسری شادی کیسے کر سکتے ہو؟ ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن عزیز اپنی بات کا پکا تھا۔ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ضرورت ہے اور ذمہ داری ہے۔ اسے جیسے ہر راستہ سوچ لیا تھا اور اب اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار تھا۔ میری اپنی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ میں خود سمندر کے بیچ کھڑی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ڈوب رہی ہوں یا کوئی مجھے کنارہ دکھا رہا ہے۔ بالآخر جب لائبہ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کا شوہر کبھی بھی اس راستے سے واپس نہیں آئے گا اور نہ ہی عزیز اس کے ہاتھ آئیں گے، تو اس نے ایک شرط رکھ دی، اور یہ شرط میرے لیے بھی حیران کن تھی اور عزیز کے لیے بھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ عزیز صرف میرے بچوں کا سہارا بنے گا اور میرے ساتھ میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نکاح تو ہو جائے گا مگر عزیز کو میرے قریب آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ شرط بڑی عجیب تھی، کیونکہ نکاح کا مطلب ہی ذمہ داری اور تعلق ہوتا ہے، مگر لائبہ نے اپنا دل جلا کے یہ شرط رکھی، کیونکہ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ میں اس کے شوہر سے بالکل دور رہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ عزیز میرے بچوں کی وجہ سے اپنے گھر کی چھت نہ بدلنے دے، مگر میرا وجود اس کی زندگی میں حصہ نہ بنے۔ میں نے یہ سب باتیں ان کے کمرے کے دروازے کے پیچھے کان لگائے سنی۔ میں شرمندہ تھی کہ میں یوں کسی کی باتیں سن رہی ہوں، مگر مجھے سننا ضروری تھا، کیونکہ مجھے بھی سمجھنا تھا کہ میرے بچوں کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے۔ میں بھی تو انسان تھی، میں بھی ڈری ہوئی تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اگر اس گھر سے جانا پڑ گیا تو میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گی اور ان کی پڑھائی کیسے چلے گی۔ میری دونوں بیٹیاں اسکول جاتی تھیں اور وہ ابھی تک اپنے بابا کی جدائی سے سنبھل نہیں پائی تھیں۔ ایسے میں اگر میں انہیں پھر سے بے گھر کر دیتی یا انہیں ان کے چاچو سے بھی دور کر دیتی تو شاید وہ صدمے سے ہی ٹوٹ جاتی۔ رہی بات یہ کہ کیا میں عزیز سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو اس کا جواب صاف نہ تھا۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے صرف دیور ہی تھا۔ میں نے کبھی اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا نہیں ہونے دیا تھا، اور میرے دل میں نہ ہی کوئی ایسی خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ قائم کروں، مگر یہ ضرور چاہتی تھی کہ وہ میرا اور میرے بچوں کا سہارا بنے اور ہمیں اس گھر کو چھوڑ کے نہ جانا پڑے، کیونکہ میرے بچوں کی پوری دنیا اس گھر سے جڑی ہوئی تھی۔ میرے بچے اس قدر پریشان رہتے تھے کہ ہر رات مجھ سے یہی پوچھتے کہ بابا کب آئیں گے، اور میں ہر بار دل پہ پتھر رکھ کے کہتی بابا بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس میں اگر عزیز بھی ان سے دور ہو جاتا تو میرے بچے شاید برداشت نہیں کر پاتے۔
وہ تو پہلے ہی دن رات بابا کی تصویر کو سینے سے لگا کے سوتے تھے۔ ایسے میں اگر ایک اور رشتہ ان سے چھین لیا جاتا تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتے۔ اسی لیے گھر میں فیصلہ ہوا کہ بس نکاح کی رسم کر دی جائے تاکہ سب کچھ ایک شرعی چھت کے نیچے ہو جائے اور کوئی بات غلط نہ ہو۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی کہ عزیز نے اتنا بڑا فیصلہ خود ہی کر لیا اور اس نے میرے سامنے آ کے ایک بار بھی مجھے نہیں بتایا، بلکہ مجھے تو سب کچھ اس دن پتا چلا جب سب کے سامنے بات رکھی گئی۔ میری اپنی زبان جیسے بند ہو گئی تھی اور دل جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، کوئی بھی نہیں پوچھا کہ اسما تم کیا چاہتی ہو، تم راضی ہو کہ نہیں، تم اپنی زندگی آگے کیسے دیکھتی ہو۔ سب نے بس اپنے اپنے حساب سے فیصلہ سنا دیا، جیسے میں انسان نہیں بلکہ کوئی ذمہ داری ہوں جسے بس کہیں بھی رکھ دیا جائے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میری دیورانی یعنی لائبہ کا رویہ میرے ساتھ اچانک بدل گیا۔ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے میں اس کی دشمن ہوں، جیسے میں نے اس کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی ہو۔ وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، تم سے کیا پوچھنا ہے، تم نے تو پہلے ہی سب کچھ طے کر رکھا تھا، تم نے ہی تو اپنے حسن کے جلوے دکھائے ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور پوچھا، لائبہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو آگ بگولا ہو کے کہنے لگی، پہلے بھی عزیز تمہاری تعریفیں کرتا تھا، کہتا تھا بھابھی بہت سمجھدار ہے، بہت صاف ستھری رہتی ہیں، بچوں کی ماں لگتی ہی نہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تمہارے 2 بچے ہیں، تم تو کسی کی بھی ماں لگتی ہو۔ وہ تو پہلے ہی تمہیں مثال بنا کے پیش کرتا تھا اور اب تو تم نے اسے اپنے بس میں کر لیا۔ میں اس کی باتیں سن کے پتھر کی طرح رہ گئی۔ مجھے تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ عزیز میری تعریفیں کرتا تھا اور وہ بھی ایسی باتیں کہتا تھا جن کا مجھے کبھی علم ہی نہیں ہوا۔ میں نے بڑے ضبط سے اسے جواب دیا کہ لائبہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں، میں نے کبھی عزیز کی طرف اس طرح دیکھا ہی نہیں۔ میرے شوہر اس دنیا سے گئے ہیں، کیا میں ایسے وقت میں کسی کو پھنسانے بیٹھی ہوں؟ لیکن لائبہ کو تو جیسے شک کا دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم نہ بھی مانو، تم نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے، ورنہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کرتا؟ تم بغیر نکاح کے بھی اس گھر میں رہتی تو ہم نے تم سے روٹی نہیں چھین لینی تھی، لیکن نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ میں جانتی ہوں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے اور میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے بھی اسے جواب دیا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے عزیز ہمیشہ دیور ہی تھا، مگر میں شادی سے اس لیے انکار نہیں کر رہی کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو کل کو تم نے اپنے شوہر کے کان بھر دیے اور ہمیں اس گھر سے نکلوا دیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی ہم دونوں اب ایک دوسرے کے مقابل آ چکے تھے۔ میں ایک ماں تھی جو اپنے بچوں کے لیے لڑ رہی تھی، اور وہ ایک بیوی تھی جو اپنے سہاگ کے لیے لڑ رہی تھی، اور یہ جنگ دونوں کے لیے ہی شدید تکلیف دہ تھی، کیونکہ ہم دونوں جانتی تھیں کہ اب اس لڑائی کا فیصلہ ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے گا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں پہ ہم اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ حالات اس طرح بدل جائیں گے۔ شاید حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، اچانک سے بدل جاتے ہیں، سب کے حالات بدلتے ہیں، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ عجیب ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ بس ہمارے ساتھ بھی ہو گیا۔ وہی گھر کے 4 بڑے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا وہی جمع ہو گئے اور نکاح کی رسم ہو گئی۔ لیکن جیسا کہ عزیز نے وعدہ کیا تھا لائبہ کے ساتھ، وہ رات کو میرے کمرے میں نہیں آیا اور مجھے بھی کچھ شوق نہیں تھا۔ میں کوئی تیار ہو کے دلہن بن کے بھی نہیں بیٹھی تھی، بس پہلے میں نے سفید کپڑے پہنے تھے تو اب ایک رنگین جوڑا پہن لیا اور نکاح نامے پہ دستخط کر دیے۔ میرے گھر میں وہی روٹین رہنے والی تھی۔ رات کو میرا نکاح ہوا تھا، میری شادی ہوئی تھی، لیکن صبح جب میں اٹھی تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ بھی تھا اور ایک سکون بھی، جیسے کچھ ختم ہوا اور کچھ شروع ہو گیا۔ مگر وہ جو شروع ہوا وہ شادی والا تعلق نہیں تھا، بلکہ ذمہ داری کا ایک بوجھ تھا جو میرے سر پہ رکھا گیا تھا۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ کی طرح اٹھایا، تیار کیا، بال بنائے، یونیفارم سیدھی کی، ان کی پانی کی بوتلیں رکھیں، ان کے بستے چیک کیے، سب کچھ مکمل ہے یا نہیں۔ میں نے ان دونوں کے چہرے پہ وہی پریشانی دیکھی جو پچھلے دنوں سے تھی، لیکن وہ دونوں بھی خاموش تھیں۔ شاید وہ بھی سمجھ چکی تھیں کہ زندگی بدل گئی ہے، مگر اب بھی ہم سب ایک ہی گھر میں ہیں۔ رکشہ ہمیشہ کی طرح باہر لگا ہوا تھا۔ میں نے چادر لی اور بیٹیوں کو رکشے تک چھوڑنے کے لیے نکل پڑی۔ ابھی میں دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ عزیز سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اسے روک کے کہا، بھابھی آپ رکے، میں چھوڑ آتا ہوں، آپ اندر جائیں۔ میں نے نرمی سے کہا، رہنے دے، میں خود چھوڑ آتی ہوں۔ اسے فوراً جواب دیا، نہیں، آپ کو تکلیف نہیں کرنے دوں گا، میں چھوڑ کے آتا ہوں، رکشے والے کے پیسے بھی دینے ہیں۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ بیٹیوں کے ساتھ چل پڑا اور میں خاموشی سے وہ منظر دیکھتی رہی، جیسے وہ ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کرتا ہوا رکشے تک لے جا رہا ہو۔ رکشے والے کے مہینے کے پیسے بھی اس نے اسی وقت ادا کیے اور بیٹیوں کو مسکرا کے ہاتھ ہلاتا رہا جب تک رکشہ گلی سے باہر نہ نکل گیا۔ پھر وہ واپس آیا اور سیدھا گھر میں داخل ہو گیا۔ میں اندر آ کے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو ابھی بھی سو رہا تھا۔
मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया और जैसे ही मैं किचन से निकलने लगी अजीज की आवाज़ पीछे से आई। वो बोला, मेरे लिए भी नाश्ता बना दे, लाइबा अभी तक सो रही है। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और फिर सर हिला के कहा, ठीक है। मैंने खामोशी से उसके लिए भी नाश्ता बनाया, प्लेट में रखा और टेबल पे छोड़ दिया। फिर अपने कमरे में चली गई। गोया रस्म निकाह के बाद भी हमारे बीच वही दूरियां थीं जो पहले थीं। ना कोई नरमी, ना कोई नया रिश्ता, बस एक जिम्मेदारी जो उसने कबूल की थी और मैंने भी। जब वो काम पे चला गया तो घर में वही खामोशी थी जो कई दिनों से थी। मैंने घर साफ करना शुरू किया, बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, हर चीज़ पहले की तरह करती गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कुछ बदला ही ना हो। लाइबा देर से उठी, बच्चों का कोई प्रेशर नहीं था उस पर, इसलिए उठने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। जब वो किचन में आई तो मैं बर्तन धो रही थी। वो मुझे देख के तंजिया मुस्कुराई और बोली, देख लो फिर मेरी मोहब्बत का असर। कल तुम्हारे साथ उसकी शादी हुई, तुम उसके निकाह में चली गई। उसका तुम पे हक था, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आया। मैं उसकी बात सुन के रुकी और आहिस्ता से कहा, उसे मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कोई ख्याल है ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले की तरह ही रहे। मुझे सिर्फ मेरे बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल चाहिए। मैंने यही कहा कि अगर वो बेटियों को स्कूल छोड़ देता है, पैसे दे देता है या घर को कोई काम कर देता है तो यही मेरे लिए बहुत है। मुझे उससे कुछ और नहीं चाहिए। लाइबा थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। शायद उसे लगा कि मैं वाकई इस सब में दिलचस्पी नहीं रखती, मगर फिर भी एक औरत का दिल तो औरत का दिल होता है। मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हो सकती थी। मैं उसकी आंखों में वो बेबसी भी देख रही थी और गुस्सा भी। वो शायद सोच रही थी कि मैं उसका घर बर्बाद करने आई हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं खुद अपनी टूटी हुई दुनिया को किसी तरह जोड़ने की कोशिश कर रही थी। घर की रूटीन वैसे ही चलती रही। अजीज़ कभी कभार मुझसे सिर्फ इतनी बात करता कि बच्चों को कुछ चाहिए तो बता देना या नाश्ता बना दो, क्योंकि लाइबा सुबह देर तक सोती थी। उसके बच्चे अभी छोटे थे, वो स्कूल नहीं जाते थे, इसलिए उसके लिए सुबह जल्दी उठना ज़रूरी नहीं था। नाश्ता बनाना भी इसलिए मेरी जिम्मेदारी बन चुका था, मगर मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था। मैंने पहले भी घर के सारे काम किए थे और अब भी कर रही थी। खाने के वक्त वो हमेशा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठता था। रात को भी वो अपने ही कमरे में जाता था। जिंदगी अपनी रफ्तार पे चल रही थी। किसी ने कुछ नहीं बदला, मेरे लिए भी कुछ ना बदला था, सिवाय उसके कि अब दूसरों की नज़र में मेरा एक नया रिश्ता बन गया था। मगर हकीकत में वो रिश्ता महज एक समझौता था। वक्त के साथ एक अजीब सा वाक़या हुआ। मेरी बेटियों ने अजीज़ को बाबा कहना शुरू कर दिया। पहले पहल मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर मैंने सोचा कि वो उनके लिए बाप का किरदार ही तो अदा कर रहा है, तो उन्हें रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। वो बच्चे थे, उनका दिल चाहता था कि कोई उन्हें सहारा दे, उन्हें यह एहसास ना हो कि वो यतीम हो गए हैं। वो चाहती थी कि कोई उनके सर पे हाथ रखे, इसलिए मैंने उन्हें कभी नहीं रोका। उनके लिए ये लफ्ज़ मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। मैंने उनके अंदर ये ख्वाहिश नहीं दबाई कि वो बाप कहलाने वाली इस रिश्ते से दूर रहें। घर में कभी कभी थोड़ी बहुत तलखियाँ बढ़ जाती। लाइबा के दिल में वही डर बैठा रहता कि कहीं अजीज़ मुझे फौकियत न देने लगे, मगर अजीज़ ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उसने हमेशा दूरी रखी, एहतराम से बात की, बस इतना ही राब्ता रहा और मुझे भी यही बेहतर लगता था। मैं हर दिन कोशिश करती कि अपने काम से काम रखूं, बच्चों की ज़िंदगी बेहतर करूं, घर के माहौल को संभालूं और अपने दिल को मरहम देती रहूं कि ये ज़िंदगी शायद इसी तरह गुजर जाएगी और अगर सुकून के चंद लम्हे मिल जाएंगे तो शायद इसी में खुशी तलाश कर लूँगी। मेरी रातें भी वही थीं, मेरे दिन भी वही थे, घर भी वही था, बस एक नाम बदल गया था, एक रिश्ता बदल गया था, मगर हकीकत सब की सब वैसी ही थी जैसे पहले थी और मैं खामोशी से उसी हकीकत के साथ जीने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी कि अजीज़ को मैंने देखा, वो मुझे गौर से देख रहा था। मैंने एक लम्हे को सर उठा उसे देखा, मगर फौरन काम में मसरूफ हो गई। मुझे लगा बस वो वैसे ही देख रहा होगा, इसलिए मैंने दिल में कोई बात न डाली और अपने काम में लगी रही। घर की सफाई, बर्तन और बाकी मामूलात में वक्त लगता ही था, इसलिए मैं अपने ही ख्यालों में गुम मसरूफ रही। अगले दिन मैं अपने कमरे में थी कि अचानक दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। मैंने पर्दा हटाया और बाहर निकली तो सामने अजीज़ खड़ा था। वो कमरे में आ सकता था क्योंकि निकाह हो चुका था, मगर फिर भी वो पहले की तरह दरवाजे की दहलीज पे ही खड़ा था, जैसे उसे अंदर आने का हक होने के बावजूद अंदर आना मुनासिब न लगता हो। मैंने आहिस्ता से पूछा, जी? तो उसने एक शॉपर मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें 2 नए सिले हुए सूट थे। उसने कहा, आपने पुराने कपड़े पहने हुए थे, इसलिए मैं आपके लिए 2 जोड़े ले आया हूँ। वैसे भी मौसम बदल रहा है, अगर कोई और चीज़ चाहिए हो या बच्चों के कपड़े लेने हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं कुछ देर उसे हैरत से देखती रही। मैं उसे कहना चाहती थी कि इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं बोल ना पाई। मेरे लिए ये सब कुछ अचानक था और मैं कंफ्यूज थी। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कहूँ। मैंने सिर्फ शुक्रिया कहा और शॉपर ले लिया।
जब ये बात लाइबा को पता चली तो उसने घर में ऐसा शोर मचाया कि पूरा माहौल ही बदल गया, जैसे बैतुल खला भी कांप जाए। इतनी ऊंची आवाज में वो चीख रही थी, लेकिन अजीज की आदत ये थी कि वो भी गुस्से में ऊंची आवाज में बोलता था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। वो बोला कि मैंने निकाह किया है, कोई खेल तमाशा नहीं किया। अगर दूसरे मामलात नहीं भी हो रहे तो कम से कम उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ है। मैं मर्द हूँ और वो भी मेरी बीवी है। अगर उसके कपड़े फटे हुए थे तो क्या मैं देखता रहता? अगर कोई बाहर से आकर उसे देखता तो क्या सोचता कि भाई चला गया तो भाई की बेवा से निकाह कर लिया, मगर तो जोड़े भी नहीं लेके दे सकता, इसलिए मैंने कपड़े खरीद दिए। इसमें कौन सा अजाब आ गया? लाइबा मुसलसल लड़ती रही, चीखती रही। उसके लहजे में गुस्से के साथ हसद भी था। मैं कमरे में खड़ी सब सुन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वजह से दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। घर में आग भड़क रही थी और उसकी लिपटें मुझे भी जला रही थी। लेकिन मेरे दिल में एक बात की तसल्ली थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कभी अजीज को कोई बात नहीं कही, कभी उसे कुछ करने को नहीं कहा। मैं तो उससे नजर मिला के भी बात नहीं करती थी, जबकि अगर मैं चाहती तो बहुत बातें कर सकती थी। मगर मैंने हमेशा खामोशी इख्तियार की क्योंकि मेरा दिल साफ था। अगले दिन तो लाइबा मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी, जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। मैं कोशिश करती कि वो नाराज न रहे, कभी मुस्कुरा के देखती, कभी कोई बात करने की कोशिश करती, मगर वो मुंह फेर लेती। उसके रवैये में सख्ती थी और नफरत के आसार भी थे। अब मुझे महसूस होने लगा कि अजीज लाइबा के रवैये से बेजार हो रहा है, क्योंकि वो हर वक्त लड़ाई करती रहती थी, हर बात पे चिढ़ जाती थी, बार बार उसे ताने देती रहती थी। कभी कहती तुमने उसे क्यों देखा, कभी कहती तुमने उसे क्यों कहा नाश्ता बना दो, कभी कहती तुमने उसे क्यों कहा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, जबकि ये वही काम थे जो मैं पहले भी करती थी और तब उसे कोई मसला नहीं होता था। बल्कि वो खुद ही कहती थी, भाभी मैंने सोना है, आप अजीज का भी नाश्ता बना दें। आप कपड़े धो रही हैं तो उसके 2 सूट भी धो दें। वो पहले भी मेरे हाथ से काम करवाती थी, लेकिन अब हर बात पर उसे तकलीफ होने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़ झगड़ के मायके चली गई। अजीज अपने कमरे में अकेला रह गया। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी बोल रही हों कि एक नया तूफान आने वाला है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि जाओ बाबा को बुला के लाओ और कहो कि खाना खा लें। वो नीचे आया, खाना टेबल पर रखा हुआ था। उसे खामोशी से खाना खाया, जैसे वो दिल ही दिल में किसी परेशानी से लड़ रहा हो। खाना खाने के बाद वो ऊपर गया और उसने मेरे बच्चों को अपने कमरे में बुला लिया। शायद वो अकेला था और उसके दिल पे बोझ था, इसलिए उसने बच्चों को अपने पास बिठाया, उनसे बातें की, उन्हें कहानियां सुनाई। उसके कमरे के बेड पे 3 बच्चे बैठे थे। वो खुद भी उनके साथ बैठा था। बच्चों के चेहरे खिल उठे थे, जैसे उन्हें फिर से एक सहारा मिल गया हो, एक अपनापन मिल गया हो। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, दिल में 100 तरह के ख्याल थे। ये सब देख के मैं सोच रही थी कि जिंदगी हमें किस सिमत ले जा रही है और आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई तो मैंने ख्याल किया कि शायद बच्चे वापस आ गए होंगे, क्योंकि वो अजीज के पास बैठ के कहानियां सुन रहे थे और उनकी आंख लग गई होगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सोच गलत साबित हुई। सामने अजीज खड़ा था। वो आहिस्ता से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और आते ही दरवाज़ा पीछे से बंद भी कर दिया। मैं हैरान रह गई। एक लम्हे के लिए मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक मेरे कमरे में क्यों आ गया है। मैंने दिल पे हाथ रख के खुद को संभाला और थोड़ा आगे बढ़ के पूछा कि आप? उसने कहा, हाँ मैं आया हूँ। वो 3 बच्चे मेरे पास बैठे थे और वहीं सो गए। इतने सुकून की नींद में है कि शायद सुबह तक जागेंगे ही नहीं। मैं उसकी बात सुन के खामोश हो गई। मैं चाहती तो पूछ सकती थी कि अगर बच्चे सो गए थे तो वो मेरे कमरे में क्यों आया है, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आखिर वो मेरा शौहर था। वो मेरे सामने आके एक साइड पर बैठ गया। कमरे में उसकी मौजूदगी से जैसे खामोश लेकिन गहरी कैफियत पैदा हो गई थी। वो कहने लगा, लाइबा का रवैया इन दिनों बहुत अजीब हो गया है। मोहब्बत का तो पूछो ही मत, इज्जत तक नहीं देती। मैंने हल्के से कहा, शायद इसकी वजह मैं हूँ। तो उसे फौरन जवाब दिया, नहीं, वजह तुम नहीं हो, असल बात कुछ और है। उससे थोड़ा सांस लिया और जैसे अपने दिल की बात खोल के रख दी। उसने कहा, मैं वैसे भी दूसरी शादी करना चाहता था। जब मुनीब भाई इस दुनिया में थे तब भी मैंने ये बात लाइबा को बता दी थी, क्योंकि उसकी हरकतें पहले से ही ठीक नहीं थी। वो ना मेरा कोई काम करती थी, ना मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। हमेशा मेरे काम तुमसे करवाती थी। मेरी तरफ हाथ बढ़ाने से पहले वो सारा बोझ तुम पे डाल देती थी। वो अपने बच्चों का भी सही मानों में ख्याल नहीं करती थी, अपना भी ख्याल नहीं करती। वज़न अपनी मर्जी से बढ़ाती जा रही थी और फिर हर वक्त मेरी बात को अहमियत ना देना। तो ये सब कुछ मुझे पहले ही परेशान कर रहा था। मैं उसे देखती रही, मेरा दिल धड़क रहा था। उसे सुन के मुझे हैरत भी हो रही थी और दुख भी, कि वो सब कुछ जो लाइबा दुनिया को बताती थी वह हकीकत से बिल्कुल बरक्स निकला। अजीज आहिस्ता से बोला कि जब मुनीब भाई इस दुनिया से चले गए तो मैंने सोचा मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हें सहारा मिल जाएगा, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, मैं भी एक जिम्मेदारी उठा लूँगा।
मगर तब भी लाइबा ने वो अजीब सी शर्त रख दी। उसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें आगे कदम बढ़ाना मुश्किल था। वो मेरे दिमाग को खा रही थी, मगर मैंने अब खुद को समझा लिया था कि मुझे उसकी शर्तों पे नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों पे चलना है। अगर मुझे तुम्हें पनाह देनी थी तो मैंने दे दी, और ये मेरा हक था। मुझे उससे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। मैं चाहता तो किसी जवान खूबसूरत लड़की से शादी करता, तो शायद वो बात गलत होती, लेकिन मैंने तो तुम्हें सहारा देने के लिए यह कदम उठाया है। मैं उसकी बातें सुन रही थी। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। मुझे नहीं पता था कि लाइबा और अजीज़ के दरमियान ये सब कुछ था। लाइबा हमेशा कहती थी कि वो अपने शौहर का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उलट थी। अब अगर मैं कोई बात कहती तो वो लाइबा के खिलाफ जाती और मैं बुरी बनती, इसलिए मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी। मैं एक कोने में बैठ गई, दिल जैसे सीने में धड़कते धड़कते थक रहा हो। उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। पहले तो मैंने सोचा शायद मैं ना जाऊं, मगर उसके इशारे में एक नरमी थी, एक ज़रूरत थी, जैसे वो खुद टूटा हुआ हो और चाहता हो कि कोई उसे सहारा दे। मैं आहिस्ता से उठ के उसके पास बैठ गई। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ मजबूत था, उसकी गिरफ्त में एक यकीन था। उसे धीरे से कहा कि तुम मेरी बीवी हो ना आसमा। ये पहली दफ़ा था कि उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था, और पहली दफ़ा महसूस हुआ कि उसने दिल से मान लिया है कि मैं उसकी बीवी हूँ। मेरी आंखों में ना जाने क्यों आंसू आ गए। शायद मैं बरसों के बोझ से आज़ाद होना चाहती थी, शायद किसी मजबूत कंधे की ज़रूरत थी। मैं उसके कंधे पे सर रख के रो पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर पे हाथ फेरने लगा, जैसे मुझे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। उस लम्हे मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो मेरा दुख बांधने को तैयार है। वो मेरी कैफियत समझ सकता है, मेरे आंसू समझ सकता है। उसी रात हमारे रिश्ते की वो शुरुआत हुई जो शायद तकदीर पहले ही लिख चुकी थी। सुबह हुई तो लाइबा वापस आ चुकी थी और उसे सब पता चल गया था। घर में हवा जैसे रुक गई थी। उसने खूब लड़ाई की, आवाज़ें सारा घर हिला रही थी, लेकिन अजीज़ ने मुझे समझाया कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं सब संभाल लूँगा। और फिर ऐसा ही हुआ। लाइबा रफ्ता रफ्ता चुप होती गई। वो बोलती तो थी, मगर हमारे मामले में नहीं। वो जैसे अंदर से हार मान चुकी थी। उसके अंदाज में एक थकन थी, एक शिकस्त थी। वो पहले जैसी ज़िद्दी और लड़ाका नहीं रही थी। अजीज़ की ज़िंदगी मेरे साथ चलने लगी। उसके कदम अब मेरे दर की तरफ भी आते थे। वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर मेरे कमरे में आता था, कभी बच्चों से बात करने और कभी मेरी खैरियत पूछने, कभी सिर्फ बैठने के लिए जैसे उसे सुकून की ज़रूरत हो। वो मेरे बच्चों के साथ बाप जैसा सलूक करता था, उनके साथ खेलता था, उन्हें कहानियाँ सुनाता था, उनकी पसंद का खाना बनवाता था। एक दिन वो मुझे मुनीब की कब्र पे भी ले गया। वो लम्हा मेरे लिए बहुत भारी था, क्योंकि मैं मुनीब को भूल नहीं सकती थी। वो मेरी पहली ज़िंदगी था, वो मेरे बच्चों का बाप था। वहाँ खड़े होके मैं रो पड़ी, मगर अजीज़